This is your class of accounting. Today we are starting your chapter 10, depreciation fixed asset accounting. Again, I would like to discuss with you that whenever I talk about the word depreciation, it means the value of the fixed asset will be reduced. Okay, so this is your depreciation fixed asset accounting, and you must know that we have two other terms, that is depletion and amortization. ठीक है, reduction of national resources and reduction of intangible assets we have. So let's talk about फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बेटा आप लोगों को क्या चीज़ें अपने लिए प्रिपेयर करनी हैं जब आप बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके पास सेक्शन सी में डेप्रिसिएशन आएगा 30 मार्क्स का। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसका मतलब है आप अपने 30 मार्क्स लूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपलसरी चैप्टर है, कंपलसरी पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम पेपर का। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स फर्स्ट पॉइंट है। अगर मेरा आप लोग लास्ट लेक्चर व्यू करेंगे, लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। देन वी हैव प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, वी हैव डन एडजस्टिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। यहाँ तक आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है प्रिपेयर ऑफ लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस पे आज ज़्यादा फोकस करते हैं कि लेजर किस तरह फॉर्म करेंगे, टी अकाउंट कैसे बनेगा। लेजर की जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली कहलाती है बेटे टी अकाउंट, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर टी के जैसा होता है। आज मैं अपने इन दो पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि बेसिकली लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है और लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा। यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो इसका जब हम लेजर बनाना शुरू करेंगे तो वो एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेस डेबिटेड, तो डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट डेबिट साइड से शुरू होता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो टी अकाउंट है यानी इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो क्रेडिटेड साइड से शुरू होता है। जर्नल एंट्री अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके साथ प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब होता है इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, कि जिसमें आप सिर्फ एसेट साइड शो करेंगे, ये बैलेंस भी नहीं होती है, मतलब आपको डेबिट और क्रेडिट इक्वल साइड भी नहीं करना होता और क्रेडिटेड साइड भी शो नहीं करना होता। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इन द फ्यू लेक्चर्स। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आप लोग को कौन कौन से मेथड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। नहीं हो तो प्लीज़ उसको वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैलकुलेशंस है 5 मेथड्स की। स्ट्रेट लाइन मेथड आप लोगों ने गो थ्रू किया है बाय फार्मूला, अल्हम्दुलिल्लाह यू पीपल आर वेल अंडरस्टैंड दिस। देन वी हैव स्ट्रेट लाइन मेथड बाय परसेंटेज, इसका भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड बाय फॉर्मूला भी हम सॉल्व करते हैं, और सम टाइम एग्जाम में वो आपको कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे परसेंटेज अप्लाई करें। सेकेंडली वी हैव डिमिनिशिंग। जब हम बात करते हैं तो डिमिनिशिंग में, रिड्यूसिंग और डिक्लाइनिंग में, यहाँ हमारे पास इसके सिनोनिम में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। देन वी हैव दीज आर द सिनोनिम, ठीक है, जिसको हम रिटन डाउन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे कंपलसरी पार्ट क्या है कि इसका सोल्यूशन हमेशा परसेंटेज गिवन होगी तो सॉल्व होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बाय फॉर्मूला बाय परसेंटेज दोनों होता है, लेकिन डिमिनिशिंग हमारे पास बाय परसेंटेज होता है। आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड में मंथ अप्लाई होते हैं और रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग मेथड में मंथ अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दो मेथड हैं आपके पास है यूनिट प्रोडक्शन मेथड और वर्किंग आवर मेथड। इन दोनों में हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है वही स्ट्रेट लाइन वाला जो फॉर्मूला है ना, टोटल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स मेथड कर रहे हैं और इसमें मंथ अप्लाई नहीं होते हैं। फिर हमारे पास वर्किंग आवर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स, क्योंकि ये वर्किंग आवर्स है। लास्ट मेथड है सम ऑफ एयर डिजिट मेथड, बहुत कम आता है बोर्ड एग्जाम्स में। अब तक जितने भी पास पेपर्स के, मतलब मैं 1999 से आप लोग के 2020 तक के मैंने ईयर्स देखे हैं, तो सिर्फ 2 साल में आपके पास आया हुआ है, ओनली 2 ईयर्स। लेकिन करंटली 2000 से लेकर 2020 तक सिर्फ एक बार आया है, ठीक है। लेकिन इसको सबसे आखिर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।
I proceed towards the lecture prepare journal entry of fixed asset. हमारे पास एक कंटेंट है कि आपने जर्नल एंट्री ऑफ फिक्स एसेट भी गो थ्रू करना है, ठीक है। जब भी मैं अपनी मशीन की फिक्स एसेट की जर्नल एंट्री बनाऊंगी तो ज़रा याद रखिएगा, हमारे पास हमने जर्नल एंट्री किसकी डिस्कस करी है, डेप्रिसिएशन की, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। यहाँ आपके पास एक और कंटेंट क्या है, जर्नल एंट्री ऑफ मशीन, ठीक है। इसकी 6 जर्नल एंट्रीज आपके पास रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी परचेज ऑफ मशीन की, वो किस अमाउंट से रिकॉर्ड होगी, अमाउंट रिकॉर्ड आफ्टर चार्जिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करने के बाद, जैसे लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, आंसर आया 192,000। तो आपकी जो पहली वाली जर्नल एंट्री बनेगी वो 192,000 से बनेगी, ठीक है। दूसरी जर्नल एंट्री देखिए, परचेज ऑफ मशीन अमाउंट रिकॉर्ड आफ्टर चार्जिंग कैश डिस्काउंट। अब जो आपकी सेकंड बनेगी वो कैश डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे आपने नेट प्राइस में से ट्रेड प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस किया, कैश प्राइस आ गई। तो जो आपकी सेकंड बनेगी उन्होंने क्या कहा, आफ्टर चार्जिंग कैश डिस्काउंट। जैसे कैश डिस्काउंट आप चार्ज कर लेंगे तो उसके बाद जो अमाउंट आ रही है कैश प्राइस है 188,160। सेकंड जर्नल एंट्री आपकी 188,160 की बनेगी। क्लियर। परचेज ऑफ मशीन अमाउंट रिकॉर्ड आफ्टर चार्जिंग सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स रिकॉर्ड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसकी जर्नल एंट्री बनाइएगा। कैसे बनेगी, सेल्स टैक्स आपने ऐड किया, अमाउंट आई है 190,000, थर्ड जर्नल एंट्री आपकी 190,000 की बनेगी। ये पहले आपकी जर्नल एंट्री बनी ट्रेड डिस्काउंट की, सेकंड आपके पास आई है कैश डिस्काउंट की, और थर्ड आपके पास सेल्स टैक्स के बाद, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई हैं। नंबर 4, रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जर्नल एंट्री सेम होती है, जो कि हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड एंड कैश क्रेडिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जर्नल एंट्री सेम बनेगी, एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। क्वेश्चन में जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास गिवन है उन सबको आप डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास इस पर क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है। मैं ट्रांसपोर्ट इनको, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और इंस्टॉलेशन चार्जेस, इन तीनों को डेबिट, और कैश क्रेडिट यानी 4,000 10,000 15,000 डेबिट, एंड देन कैश मेरा 29,000 से क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू मशीन अकाउंट। अच्छा जी, जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहले जर्नल एंट्री बनाई थी, एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, अब वही सारे एक्सपेंडिचर मशीन के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब जो एक्सपेंस आपने डेबिट किए थे अब आप उसको मशीन के अकाउंट में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे हो जाएंगे क्रेडिट एंड मशीन अकाउंट विल बी डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू मशीन, मशीन डेबिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। पहले उनको डेबिट किया था, अब मशीन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर। लास्ट एंट्री है रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इस क्वेश्चन में देखें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लिखते नहीं है, अगर इस क्वेश्चन में इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है तो आप उनकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। जिस तरह के हम हमेशा एक्सपेंसेस को ट्रीट करते हैं सेम वही एंट्री बनेगी। यहाँ आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन, ये आपके प्रॉब्लम नंबर 14 है, बुक पेज नंबर 43, पेटी वाला न्यू एडिशन की बात कर रही हूँ मैं। तो प्रॉब्लम नंबर 14 आपको नजर आएगा, उस पर लिस्ट प्राइस दी हुई है, ट्रेड डिस्काउंट हमने चार्ज किया है, इसी लिस्ट प्राइस के ऊपर 4% अप्लाई किया, परसेंटेज गिवन है, अमाउंट आई है नेट ट्रेड प्राइस। देन इस अमाउंट पे जो कि नेट ट्रेड प्राइस है आपने 2% अप्लाई किया, कैश डिस्काउंट जो कि गिवन होगा, हमारे पास कितना आया है 3840। इसको लेस करने के बाद आंसर आएगा नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस में हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट्स लेस होते हैं, सेल्स टैक्स ऐड होता है। सेल्स टैक्स हमने ऐड किया है, लेस नहीं करना है। यहाँ पे गलती करते हैं सारे बच्चे ना कि इस बेचारे को भी लेस कर देते हैं। अगर आपने ऐसे मिस्टेक करी है तो प्लीज़ आपका पूरा टोटल कॉस्ट गलत होगी, और जब टोटल कॉस्ट पूरी अगर आप गलत निकालेंगे तो जिसके बाद आप स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, जितने भी मेथड अप्लाई करेंगे उन सब का आंसर भी गलत आएगा, क्योंकि आपकी यही वाली कॉस्ट गलत होगी ना। सो मेक श्योर टोटल कॉस्ट में कोई गलती नहीं करनी है। 188,160 में सेल्स टैक्स ऐड करना है बेटे, आंसर आएगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के अंदर हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आती है।
हमारे डिस्काउंट्स हमेशा लेस होते हैं, सेल्स टैक्स और सेल टैक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। आई प्रोसीड फर्दर। ये मेरे पास कुछ जनरल एंट्रीज बनी हुई हैं। नंबर 1 मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास बनेगी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो पैसे आ रहे हैं वो 192, देखें इसलिए 192 आ रहा है। सेकंड आपके पास बनेगी कैश डिस्काउंट के बाद, कैश डिस्काउंट आपके पास कितना है 3840, और जो उसके बाद कैश प्राइस आएगी वो 188 होगी, सॉरी देख जी 188,160, ये आपकी 188,160 और कैश डिस्काउंट ऐड होने के बाद 192 आएगा, ठीक है। उसके बाद है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की प्राइस आई है 1840, यहाँ देख लें आप सेल्स टैक्स की प्राइस 1840 आई है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, मशीन को डेबिट कर दिया। लास्ट एंट्री बनेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ऑल एक्सपेंसिव विद डेबिट कैश क्रेडिट, क्लियर। तो ये आपके पास वो 6 जर्नल एंट्रीज बेसिकली ये होती हैं जो आपने मशीन की अकाउंट के लिए बनानी होती हैं। 1 2 3, अच्छा इन्होंने इसको 4 नहीं बोला, ये 4 एंड देन 5 एंड 6 है, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। मैं अब आ जाती हूँ प्रिपेयर्ड लेजर के, आपने लेजर किस तरह बनाना है, ठीक है। लेजर को प्रोसीड करने से पहले हम आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। वेट फॉर अ वाइल, आई विल शेयर वीडियो विद यू, जो कि आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। वेट फॉर अ वाइल। तो आपको इसकी पहले जनरल एंट्री बता देती हूँ कि जनरल एंट्री और डेप्रिसिएशन क्या होती है। अगर मैं जनरल इस वक्त आपके सामने लिखूं कि जनरल हमारे पास डेप्रिसिएशन का क्या होता है, तो depreciation expense 5,000 and allowance for depreciation will be your 5,000. This will be my journal entry for the first year. And if I talk about कि मेरे पास straight line method है और मैंने continuously 3 years की depreciation calculate करनी है, तो मेरे पास first year का भी depreciation यही रहेगा, like 2009 मेरी depreciation 5,000 है। Then straight line method में 2010 की depreciation भी मेरे पास 5,000 ही होगी, एंड 2011 में भी मेरे पास 5,000 है, ठीक है। अभी आप लोगों के पास इस वक्त 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है। अगर मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाऊं, यानी इस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि टी अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लेजर किस तरह बनेगा। ये मैंने आप लोगों के सामने एक टी बनाया, ठीक है। डेप्रिसिएशन की नेचर बेटे क्या है, एज एन एक्सपेंस है, तो हमारे पास इसका ओपनिंग अकाउंट जाएगा 2009 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस व्हेन इंक्रीज इट इज डेबिटेड 5,000 में हमारे पास डेबिटेड साइड पे रिकॉर्ड होगा। दूसरे साइड पे कोई और वैल्यू नहीं है, हमारे पास अनदर साइड पे बैलेंस सीडी आएगा 500,000, क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगी। इस वक्त इसमें आपको नजर आ रहा है कि मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ओपनिंग 5,000 लिखी है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस सीडी हमारे पास 5,000 है, इसके अपोजिट साइड पे आफ्टर क्लोजिंग मैंने इसका ब्रॉट डाउन लिखा है अपोजिट साइड पे। देन अगेन 2010 की डेप्रिसिएशन मेरे पास है 5,000, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे क्लोजिंग लाइन लगा दी है, इसका मतलब ऊपर का अकाउंट क्लोज हो चुका है, नीचे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आपका 5,000 और 5,000 मौजूद है, टोटल आपका इस साइड पे आ रहा है बेटा 10,000, क्लियर। इट मींस इस साइड पे अगर आपका बैलेंस सीडी होगा तो आपका बैलेंस सीडी है 10,000, क्लियर। देन बोथ द साइड्स यू नीड टू क्लोज, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000, बोथ द साइड नीड टू बी क्लोज, क्लियर। ये बैलेंस सीडी 10,000 है, इसके अपोजिट साइड पे हमारे पास आ गया बैलेंस बीडी, दैट विल बी योर 10,000, क्लियर। देन इन 2011 आपकी डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है, 2011 में 5,000, अगेन यू विल राइट द 5,000 ओवर हियर, you have to total 15,000, clear। बैलेंस सीडी क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ऊपर वाली वैल्यू से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं हुआ। क्लोजिंग मींस यू हैव टू अवॉइड अवर वैल्यूज। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन 5,000, टोटल 15,000 is your balance CD, clear। Now this side is 15,000, this side is also 15,000. You need to close both the sides, you need to close both the sides. This is balance CD. On the other side, I will write the balance brought down.
This is the complete T account of depreciation expense. Thank you. Now, girls, as we have discussed the T account of depreciation, now it's done for the T account of allowance for depreciation. Okay, this is a T account of allowance for depreciation. Clear? Now, for the allowance for depreciation, its nature, it's contra expense account. Opening of 2009 is 5,000. As you can, you remember the journal entry depreciation expense debit, allowance for depreciation expense credited. So it will be written on the credited side. Clear? Then on the other side, again, balance CD, we have 5,000. We need to close both the sides by putting the double line. This is also 5,000 and this is also 5,000. Clear? So this is just for the 2009 T account of depreciation, allowance for depreciation. Now again, for here we have balance brought down 5,000. This is balance CD and this is balance BD. Now I proceed further for the 3 years. So 2010 depreciation is also 5,000. The total will be your 10,000. On the other side, I will write balance CD. Again 10,000. Then I need to close both the sides, 10,000 over here, 10,000 over here. I put the double line. This side is balance CD. On the other side, we have balance BD. Clear? Then we add 2011 allowance for depreciation, which is 5,000. I do the total over here, 15,000. On the other side, as it is closing, so we have no contact with the above one. Then balance CD is 15,000. Clear? I need to put the totaling line. I close both the T account, both the sides. This one is CD. Here we have balance BD, which is 15,000. Clear? Now, thank you so much. I hope so. Yes, after watching the video, I will proceed towards the ledger of depreciation. Hope so it is very much clear to you that we have depreciation क्योंकि इसकी journal entry depreciation expense debit allowance for depreciation credited है, तो आपने उसको debited side से start करना है और फिर आपने 2008, 9 और 10 की depreciation का ledger खुद से बना के देखना है. अगर आप लोगों के पास still queries आती हैं, you can ask me. Clear? I proceed these again too. हमने depreciation का और अभी allowance for depreciation का ledger discuss किया. बस एक बात हमें ध्यान में रखिएगा कि depreciation का ledger आपने debited side से start करना है and allowance for depreciation का आपने जो ledger है वो credited side से start करना है क्योंकि उसकी journal entry आपको याद होनी चाहिए. depreciation expense debit, allowance for depreciation credited. So ये हमारे पास credited side से start होगा और ये debited side से start होगा. I proceed. हमारे पास कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फिक्स एसेट. हमने लास्ट लेक्चर्स में भी मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी फॉर 3 ईयर्स और 2008 से लेकर 9, 10 की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी. ये आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट है. अगर मैं इसी डेप्रिसिएशन की अमाउंट की लास्ट लेक्चर में हमने इसकी जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करी थी और हमने जर्नल एंट्री के साथ इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग भी बनाई थी बेटे. ठीक है, अब आपने एडजस्टिंग, क्लोजिंग और जर्नल एंट्री सीख ले. आपने यहाँ पे सीखना है टी अकाउंट. इसका जो लेजर होता है, लेजर और डेप्रिसिएशन 3 सालों का 2008, 9 एंड 10. मैं प्रोसीड करती हूँ. मेरे पास ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, जरा देखिएगा. 2009 का फर्स्ट ईयर की अगर मैं डेप्रिसिएशन इस वक्त देखूँ तो मेरे पास 60,000 है, सेकेंड ईयर की 72 एंड थर्ड ईयर की भी 72. फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो 60,000 है. दूसरे साइड पे बैलेंस सीडी में कुछ भी नहीं होगा तो 60,000 ही लिखेंगे. देन मैं दोनों साइड्स को क्लोज करूंगी. क्लोज करने के बाद बैलेंस सीडी मेरे क्योंकि राइट साइड पे आया है तो ब्रॉड डाउन मेरे लेफ्ट साइड पे जाएगा. ठीक है, देन मैं क्योंकि क्लोज कर चुकी हूँ तो अभी आपने वीडियो में देखा क्लोज करने के बाद अब वैल्यूज को हम से ताल्लुक नहीं होता है हमारा. फिर हम ब्रॉड डाउन के नीचे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो कि 72,000 है. टोटल आपके पास आ रहा है 13,000 1,32,000. ठीक है,
132,000। अब यही अमाउंट बैलेंस सीडी पे जाएगी। देन आप इस अमाउंट को जब क्लोज कर देंगे तो सीडी की अमाउंट, क्योंकि इस वक्त राइट साइड पे टर्न होकर आपके लेफ्ट पर आ जाएगी। देन ब्रॉड डाउन के नीचे आप नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लिखते हैं और फिर इन दोनों को टोटल करेंगे। नेक्स्ट उसके जो अपोजिट साइड पे बैलेंस सीडी आएगा उस पर वही अमाउंट आएगी जो आपके पास ब्रॉड डाउन और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को टोटल करेंगे। ठीक है, सीडी के अपोजिट आपके पास बीडी होगा और आपने सिंपल उसकी टोटलिंग करनी है। सेम यही फॉर्मेट आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनेगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी यही होगा। सिर्फ एक्यूमुलेटेड में आपने ब्रॉड डाउन अपने क्रेडिटेड साइड से लिखना शुरू करना है। यहाँ क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसका लेजर 2009 का डेबिटेड साइड से स्टार्ट किया है। जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बनाते हैं तो उसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे होता है और उसके बैलेंस सीडी सारे इस साइड पे आ जाते हैं हमारे, ठीक है, डेबिटेड साइड पे। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, ये एक दफ़ा आप लोग के साथ दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या है? लिस्ट प्राइस लेस ऑल द डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, आपके पास आता है अमाउंट पेबल। देन कैश डिस्काउंट लेस करते हैं, आपके पास आती है कैश प्राइस। सेल्स टैक्स ऐड करेंगे, आपके पास आएगी इनवॉइस प्राइस। then you have to add all your capital expenditure which is given in the question and you will get your cost of machine। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ही करना है आपने, कॉस्ट ऑफ मशीन तक। नाउ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, ये मेरे लास्ट क्लास का आप लोग का होम असाइनमेंट था। प्लीज़ काइंडली अपने होम असाइनमेंट्स को टाइमली करें ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस गेन कर सकें कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमें आ भी रही है या हम प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करें। अकाउंटिंग इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग, हाउ मच यू आर केपेबल इनफ टू सॉल्व क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। ठीक है, हमारे पास 2010, 11, 12 है। यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है, आपके पास सारे कंटेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, रिविजन क्वेश्चन में आपके पास हमने जो डिस्कस किया था, प्रिपेयर की थी जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, ये आप लोगों को इसमें फॉर्म करनी थी। ठीक है, देन आई प्रोसीड फर्दर। ये एक टैबुलर कैलकुलेशन है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इसका मिसिंग फिगर नहीं पूछ रही हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये आपके पास टैबुलर कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ सिंपल ये पूछती हूँ कि इसका आप लोग मेरे साथ लेजर डिस्कस करें, तो क्या आप लोग मेरे साथ लेजर डिस्कस कर सकते हैं? या आपकी करंटली क्लास एक्टिविटी है कि आप लोगों ने इसका टी अकाउंट बनाना है मेरे सामने। ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की 18750 है, सेकेंड ईयर की 45,000 एंड थर्ड ईयर की 45,000 है। सो दिस इज योर क्लास एक्टिविटी राइट नाउ, यू हैव टू सॉल्व इट विद मी इन द क्लास। So this is all for today. Home assignment that you need to revise a today's lecture. Question number problem number 14 है जो आपके साथ बुक पेज नंबर 43 पे आपके साथ मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, और उसमें डिफरेंट मेथड्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, उसके रिक्वायर्ड को अच्छी तरह गो थ्रू करें। करंटली इस वक्त जो हमारे पास क्लास एक्टिविटी है वो ये क्वेश्चन है, इसका लेजर बना के मेरे साथ डिस्कस कीजिए। Thank you so much. That is all for today. Hope so you understand the lecture very well.